साथ निकिता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो चला है हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां हम लेकर हाजिर हैं अगले आधे घंटे में प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। तो वक्त जाया ना करते हुए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें नेपाल के जिस हालात इस वक्त जो बने हुए हैं, नेपाल के से रिलेटेड इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से जिस तरीके से हालात पूरी तरीके से वहां बिगड़ चुके हैं। बात करें तो सड़कों पर उतरकर यंगस्टर्स लगातार मचा रहे हैं बवाल। का पद सीधा रुक करेंगे नेपाल बॉर्डर से। संजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नेपाल में जो हालात हैं संजय, क्या कुछ तब्दीलियां अभी हो गई हैं? अपडेट करिए, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया है इतने बवाल के बीच। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री केपी ओली को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि यह बवाल और यह विवाद इतना हिंसक रूप ले लेगा, और कहीं न कहीं अब उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी नेपाल के हालात जो है वो सुधरे नहीं है, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ताजा हालात अगर मैं मात्र 2 मिनट पहले की बात करूं तो जी। मात्र मुझसे 200 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है, और बॉर्डर पे इस समय जो उपद्रवी है पूरी तरीके से आगजनी किए हुए हैं। वहां तोड़ फोड़ चल रहा है, वहां पर वो जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उसको वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त करने का क्या प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, तब तक किसी भी कीमत पर हम रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द ओली सरकार बर्खास्त की जाए और ओली सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति एक्शन ले, कार्रवाई करें। हालांकि जिस तरीके से जो खबरें निकल करके आ रही हैं, ऐसे में 75 जनपदों में तकरीबन 34 जनपद ऐसे हैं जहां पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब नेपालगंज बांके जिला जो बहराइच से सटा हुआ है, वहां की स्थिति बेहद असामान्य होती नजर आ रही है। हालांकि वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल जो भारत के जवान हैं, उन्होंने उन्होंने कहीं न कहीं जो सीमा है वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया है, उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखना ये होगा कि जहां जहां आगजनी हो रही है वहां पर कितना जल्दी पुलिस कंट्रोल कर पाती है। सेना के जवान वहां जरूर पहुंचे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी निकिता। तो फिलहाल देखना होगा कि ये जो सिचुएशन है ये अंडर कंट्रोल कब होगी। संजय, आप मेरे सहयोगी को नेपाल बॉर्डर से लाइव सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां घमासान को देखते हुए नेपाल के साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया घमासान की आड़ में ये जिस तरीके से साजिश बताई
बयानबाजी साध्वी प्राची ने की है नेपाल में मचे घमासान पर। उसके बाद जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, आपको हम लगातार बता रहे हैं। उन्होंने कहा जेब में रखे अशोक चिन्ह को भी हटा दें। चलिए सीधा रुख करेंगे प्रमोद अलीगढ़ से, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। प्रमोद, जिस तरीके से नेपाल के हालात हैं उसमें अब कहीं ना कहीं जो साध्वी प्राची हैं उन्होंने भी बड़े बड़े बयान दे दिए हैं। ये तक कहा है कि अशोक चिन्ह की जरूरत है, दरगाह की नहीं। अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड नेता साध्वी प्राची आज दौरान उन्होंने मीडिया न्यूज से बातचीत के दौरान आते हैं उन पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर जिस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं, इसमें एक जांच की जरूरत है। विदेशों से फंडिंग हो रही है, युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते वहां के हालात इस तरीके के पैदा हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल से सटे तमाम जो बॉर्डर हैं उन पर चौकसी बढ़ा दें, चूंकि ये जो मूवमेंट है जो इस वक्त नेपाल में चल रहा है ये कहीं यूपी में प्रवेश ना कर जाए, तो ऐसे में चौकसी बरतने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा देखिए उन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अशोक का स्तंभ जो गायब कर दिया उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अशोक के स्तंभ से इतनी नाराजगी है तो वो अपनी जेबों से नोटों को निकाल कर फेंक दें। उन्होंने कहा है कि देखिए जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, भले ही वहां के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हों, मगर वहां भी हालात खराब है। आतंकवादियों को शरण दिया जाता है और तमाम देश में वो घटना जम्मू कश्मीर में हुई है जिनका दर्द कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे में देखिए मेरठ के अंदर जिस तरीके से अब्दुल्ला रेजिडेंसी एक कॉलोनी बन रही है उसको लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में रहते हुए हिंदुओं का एक कॉलोनी में बैन कर देना ये बड़ी बात है, यानी ऐसे जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिस तरीके से वहां मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है उस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और ऐसे बिल्डर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी उन्होंने यह कहा है कि देश हिंदुस्तान में एक तरफ तो विपक्ष और मुस्लिम समुदाय हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, गंगा यमुना तहजीब की बात करता है, और ऐसे में हिंदुओं को उस कॉलोनी में अब मकान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है और इस मामले में जांच निगता होनी चाहिए, ये सीधे तौर पर कहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि ऐसे बिल्डर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो हमेशा के लिए नजीर बने। जी निकिता। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करेंगे नोएडा का, जहां आपको बता दें धर्म परिवर्तन का अब एक और मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला का जबरन धन परिवर्तन यहां कराने की पूरी कोशिश की गई और महिला को आपको बता दें चेन्नई से पुलिस ने बरामद किया। और इस महिला की मां ने हाईकोर्ट में फिलहाल लगाई थी याचिका।
नोएडा से अली खान मेरे साथ ताजा अपडेट के साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन का मामला लगातार देखने और सुनने को मिल रहा है, एक बार फिर से जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। हालांकि आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है। अपडेट करें, कब से ये साजिश चल रही थी? आपको बताता हूँ, ये पूरा मामला अभी कुछ समय से चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करा है। ये पूरा मामला आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? अली, जिस तरीके से लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं इन दिनों, इस बीच में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले के बीच में हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेके जेल भेज दिया है। तो मेरा सवाल ये है, जानना ये चाहते हैं हम कि कब से ये साजिश चल रही थी? आपको बताता हूँ, ये पूरा मामला जो है धर्म परिवर्तन का, प्रिया शर्मा जो लड़की है, वो महिला जो है, वो एक बात की कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करा करती थी, जहाँ राजा मियाँ के साथ नौकरी करा करता था। और वहीं राजा मियाँ पे आरोप है कि उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया उसका, और उससे निकाह किया। के बाद ये सारा मामला चला था। करीबन 1.5 साल से वो उस महिला के साथ चेन्नई में उसे बंधक बना के उसे रखा था, और 1.5 साल से करीबन चेन्नई में रह रहा था, जहाँ महिला की मां के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करी, जिसपे नोएडा पुलिस ने महिला को चेन्नई से रिकवर करा, और समय उसे रिकवर करा उसके पास से निकाहनामा बरामद करा गया, जिसमें कूटरचित तरीके से खुशबू खातून उसका निकाह कराया गया था, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या का, जहां से अगली बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर राम मंदिर निर्माण को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भवन निर्माण समिति की बैठक का आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर के आज भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन था और निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित। चलिए, सीधा रुख करेंगे अयोध्या से। अनिल मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से आज इस बैठक का दूसरा दिन था, क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए इस बैठक में, अपडेट करें। देखिए, जो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई, जैसे कि L&T और टाटा कंसल्टेंसी का जो कार्य 2025 में पूरा हो जाना चाहिए था, जो उसकी कार्यावधि थी वो जो 2025 में पूरी हो जानी चाहिए थी, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये जो कार्यकाल है उनका मार्च 2026 तक जाने वाला है। वहीं पर जो VIP गेट हुआ करता था, गेट नंबर 11, उसका कार्य, जो निर्माण कार्य था, वो लगभग पूरा होने वाला है। और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा,
उसको खोल दिया जाएगा। तो वहीं पर उसी तर्ज पर गेट नंबर 3 का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। आपको बताते चले कि राम मंदिर के जो 70 एकड़ में बनाई जा रही बाउंड्री है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये जो बाउंड्री वॉल का कार्य जल्दी खत्म हो, इसको देखते हुए 2 छोरों से उसका कार्य बड़े जोर शोर से शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बताएं, श्रद्धालुओं के जो जूते चप्पल जो पहले बाहर उतारे जाते थे, अब यह प्रयास किया जा रहा है जो निकास द्वार है उसके पास व्यवस्थाएं की जा रही है कि वहां पर अपने जूते चप्पल, साथ ही साथ जो उनके साथ सामान है उसको भी वहां पर अपने रख सकते हैं आराम से। वहीं पर जो ये मंदिर के प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, ये सभी प्रवेश द्वार जो विशिष्ट साधु संत हैं उनके नामों पर रखे जाएंगे। वहीं पर आपको बताते चले कि जो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि अब तक मंदिर ट्रस्ट के खाते से करीब 11 करोड़ रुपए का भुगतान मंदिर निर्माण को लेकर किया जा चुका है और जो अनुमानित लागत है करीब 14 करोड़ रुपए जाने के आसार हैं। वहीं पर आपको बताते चलिए 20 जो गैलरी बनी है राम कथा के साथ साथ भवन के रेनोवेशन में अब तक 200 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। तो ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो राम मंदिर के निर्माण का कार्य है वो बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। जो टचअप का काम है वो काम चल रहा है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अनिल मिश्रा अयोध्या से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि जल्द ही जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे, कानपुर का रुख करेंगे अब। सीधे कानपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग की फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई और मौके से फिलहाल आरोपी फरार है। और रुक करेंगे कानपुर से, मेरी सहयोगी जेबा खान मेरे साथ लाइव अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। जेबा, क्या अपडेट है? यहाँ नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो जिस तरीके से सामने आया है, फिलहाल आरोपी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जेबा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच पाए। एक नाबालिग छात्रा है, उसका मामला है और ये कक्षा 8 की छात्रा है और इसके साथ में ये जो आरोपी शख्स है ये छेड़छाड़ करता था। उससे पहले उसने दोस्ती करी, उसके बाद में उसको बहाने से अपने साथ ले गया। इस जो पीड़ित बच्ची है उसके पिता ने यह आरोप लगाया है, नौबस्ता थाने में लिखित जो है तहरीर दी है और उसके बाद उसके अश्लील वीडियो बनाए और इस तरीके से ऑडियो वगैरह उसके बनाए और उसको ब्लैकमेल करने लगा। जब पीड़ित छात्रा ने अपने पिता को सारी घटना की जानकारी दी तो उसी दिन उसके पिता की मुलाकात इस आरोपी शख्स से हो गई और उसके बाद में मारपीट हुई। मारपीट में आरोपी जो शख्स था वो वहां से भाग गया। उत्तम नाम है इसका, केशव उत्तम, फतेहपुर का रहने वाला है, जहानाबाद इलाके का। और उसके बाद में जो मोबाइल हाथ लगा और मोबाइल जो उसके छात्रा के पिता ने जो नौबस्ता पुलिस को दिया है तो उसमें से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उस मोबाइल के अंदर तकरीबन 20 ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जिनके अश्लील वीडियो है, ऑडियो है। और अब हालांकि आरोपी जो शख्स है केशव उत्तम वो फरार है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये इसके थ्रू जो है कोई बड़ा
रैकेट तो संचालित नहीं कर रहा था, क्योंकि सामने आया है कि इस तरीके से ये जो लड़की है, बच्ची है, उसको बहका कर उससे दोस्ती करी। बिल्कुल ज़ेबा। तो आप सुन रहे थे कानपुर से मेरी सहयोगी ज़ेबा को, जो ताजा जानकारी इस मामले पर दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे आज की आखिरी खबर की ओर। शाहजहांपुर का सीधा रुख करेंगे, जहां आपको बता दें नकली नोट गिरोह का फिलहाल भांडाफोड़ हुआ है। नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें 69,000 की नकदी नोटों की करेंसी उसके पास से बरामद हुई है। दिल्ली से 1 लाख के नकली नोट लाया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल से फिर हाजिर होंगे लेकर के आपके लिए तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।